हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने रिवीजन अपना जो रिवीजन सीरीज थी हमारी, रिवीजन में हम लोगों ने रिलेशंस को रिवाइज कर लिया था और फंक्शंस के बेसिक हम लोगों ने देख लिए थे। 1 on 2 फंक्शंस के बारे में देख लिया था और कंपोजिशन फंक्शंस को देख लिया था, ठीक है, गॉफ एंड फॉक को, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सो आज क्योंकि ये फंक्शंस का टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देखोगे तो आगे मैथ्स के अंदर आप कुछ भी टॉपिक्स, आगे बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर आपको इसका यूज़ पड़ने वाला है, इंटरकनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। फंक्शंस के कॉन्सेप्ट आपको मैक्सिमम टॉपिक्स में मैथ्स के यूज़ होने वाले हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सीरियसली इस पर करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, ओके। सो इसलिए आज अगेन हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेम फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस के साथ। कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी गिवन आप लोग को दिया हुआ थे, कुछ क्वेश्चंस गिवन थे, तो उसी को आज हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग, क्योंकि ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जहाँ से कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है कि मिस्टेक्स होती है, जनरली स्टूडेंट से मिस्टेक कहाँ होती है, ठीक है, किस तरह से स्टूडेंट्स गलत करते हैं चीज़ों को, तो उसको हम लोगों को समझना है जिससे कि हम लोग उस चीज़ को गलत ना करें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास क्लासिफाई करना था कि कुछ गिवन फंक्शंस थे, तो उनको बताना था कि इसमें से इंजेक्टिव कौन से हैं, सब्जेक्टिव कौन से हैं और बाइजेक्टिव है, ठीक है। मतलब 1 on 2 और 1 on 2 बताना था कि इसमें से क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके का है क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन था, उसमें दिया हुआ था कि फंक्शन क्या है, इंटीजर्स के ऊपर है, ठीक है, मैपिंग हो रही है, इंटीजर पे डिफाइंड है, और एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, x² + x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है, स्टूडेंट्स कई बार गलती क्या करते हैं, बहुत बार गलतियाँ ये होती हैं कि हम ध्यान नहीं देते हैं एक्चुअली जो इसका यहाँ पे हमारे पास डोमेन रेंज गिवन है, डोमेन रेंज पे हम फोकस नहीं करते हैं, और एक्चुअली अगर आप देखो तो असली खेल इसी का होता है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या लिखा है ना, इसकी वजह से आंसर चेंज हो जाता है कई बार, अभी मैं उसको भी बताऊंगा कि कैसे चेंज हो रहा है आंसर। अब यहाँ पे अगर आप देखो इस फंक्शन को प्रॉपर, तो हम लोग को क्या करना होता है, 1 1 अगर दिखाना है तो 1 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, fx1 = fx2 लिखते हैं, और सपोज करते हैं कि ये होगा, और यहां से हम लोग फिर x1 = x2 डिराइव कर लेते हैं। तो अगर ये गिवन है तो मतलब क्या हो गया, x1² + x1 = x2² + x2, ठीक है, ये आ गया। अब अगर आप देखो तो मैंने इसको लिख दिया x1² - x2² प्लस x1 - x2 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये x1 - x2 मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो ये आ गया यहाँ पे मेरा x1 + x2 और +1 यहाँ से = 0। अच्छा अब देखो यहाँ से मेरे पास दो फैक्टर्स आ रहे हैं, अब अगर इन दोनों फैक्टर्स को हम लोग ऑब्जर्व करें तो अगर मैं ये फैक्टर को देखूं, मतलब क्या है कि ऐसा भी तो हो सकता है, इधर x1 + x2 + 1 = 0, ऐसा भी हो सकता है, और ऑब्वियसली हो सकता है क्योंकि अगर हम एग्जांपल आपको लेकर के दिखाएं तो x1 की वैल्यू मैंने ले ली -2, x2 की वैल्यू मैंने ले ली है 1, और ठीक है ये दोनों वैल्यूज मैंने ले ली, तो ये दोनों वैल्यूज क्या इंटीजर हैं x1 x2 की, और इन दोनों वैल्यूज के लिए आप देखोगे तो ये भी 0 हो सकता है। दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर अगर हम डोमेन रेंज को देखें तो कुछ ऐसे y मिलेंगे जिसके लिए x मतलब जिसके लिए x यहाँ पे प्री इमेज गिवन है। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं तो यहाँ पे अगर मैंने बोला कि एक हम लोगों ने ले लिया x1, ये 2 और 1 ले लिया, ठीक है, x -2 1 ले लिया है जिस तरीके से, तो यहाँ पे मैंने ले लिया अगर -2 ले लिया और 1 ले लिया, 2 x1 ले लिए, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग अगर निकालें तो ये वैल्यूज अगर आप देखोगे तो मतलब क्या हो रहा है कि दोनों के लिए वैल्यूज fx1 = fx2 तो आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, इस तरह से, लेकिन यहाँ पर अगर x1 ≠ x2 आ गया इस पर्टिकुलर केस के लिए। हाँ, इसको अगर हम लेंगे x1 - x2 तो ये x1 - x2 = 0, तब तो 0 होगा, बट सारी वैल्यूज के लिए तो नहीं होता है ना, कुछ ऐसी वैल्यूज में मिल रही है जो इस रिलेशन को एक्सेप्ट सेटिस्फाई करेंगी, इसलिए ये ओवरऑल हम बोलेंगे तो ये 1 1 फंक्शन तो ये नहीं होगा। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, जैसे ही देखते हैं x1 - x2 कुछ भी फैक्टर है सीधे लिख देते हैं क्या, ये दिस कांट बी 0, हेंस x1 = x2, तो ये 1 1 हो गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, ऑन टू के लिए देखेंगे इसी चीज को, तो ऑन टू के लिए अगर आप देखोगे तो ऑन टू के लिए कैसे करेंगे हम लोग, y = x² + x मैंने लिख दिया, ठीक है।
अब उसके बाद देखो यूजुअली हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व इसको करेंगे अल्फा लेकर के। दूसरा तरीका मैं सिंपल से आपको बता दूं, बहुत सिंपल स्टेटमेंट के थ्रू लिख सकते हो। अच्छा ऑब्जर्व करना, मैंने क्या बोला कि यहां से मैंने ये बोला कि अगर हम लोग देखें इस चीज को तो बहुत सारी ऐसी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या है, वाई है, ठीक है। तो अब अगर यहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो अल्फा क्या होगा, इसका रूट होगा, और अल्फा अगर रूट है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब अगर ये 0 होगा तो दैट मीन्स अब यहां से आप अल्फा को देखो तो अल्फा बहुत सारी ऐसी वैल्यूज भी दे सकता है जिसके लिए वाई तो मतलब क्या मैं बोल सकता हूं यहां से कि वाई अगर इंटीजर है तो क्या जरूरी है कि अल्फा भी इंटीजर हो, नहीं, पॉसिबल जरूरी नहीं है। बहुत सारी अल्फा की ऐसी वैल्यूज हो सकता है मिल जाएंगी हम लोग को जिसके लिए वाई हमारे पास इंटीजर आएगा लेकिन अल्फा इंटीजर नहीं होगा। चलो देखते हैं, थोड़ा सा एक बात सोचते हैं कि क्या वैल्यूज ऐसी मिल सकती है हम लोग को। तो हाँ देखो, अब मैंने बोला कि अगर y की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो y अगर हमारे पास 4 आ गया तो अब आप बताओ x निकालने हैं इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। अब आप बताओ कोई ऐसी वैल्यू होगी इंटीजर में जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 हो। इंटीजर्स क्या हो सकते हैं 1 2 3 या माइनस में बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर आप देखो तो दोनों सेम नंबर्स होंगे, सेम नंबर होने चाहिए। x मतलब जो यहाँ पे क्या है x है, ठीक है। तो अब अगर मैं 2 लूं तो 2 2 4, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी 4 के करस्पॉन्डिंग, मतलब यहाँ पे जो 4 मिल रहा है हम लोगों को इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कोई प्रीइमेज नहीं बन रही होगी। तो दैट मीन्स क्या होगा, ये ऑन टू भी नहीं होगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था हमारे पास। अगेन मूविंग टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो वैसे हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्री भी जब हम लोगों ने 11th क्लास में स्टडी की थी तो साइन एक्स के बारे में देखा था, ग्राफ देखा था हम लोगों ने इसका। तो देखिए साइन एक्स के बारे में अगर हम बोले तो हम अगर इसको करते हैं एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, पहले क्या करेंगे 1 1 देखेंगे, और ये डिफाइन कैसे है, डिफाइन है ये रियल नंबर्स के ऊपर गिवन है, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, रियल नंबर पे अगर डिफाइन है तो अब अगर एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू करेंगे हम तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि साइन एक्स वन इज इक्वल टू साइन एक्स टू, मतलब एक्स वन एक्स टू की कोई रियल वैल्यूज लेनी है ऐसी जिसके लिए साइन एक्स वन इज इक्वल टू साइन एक्स टू हो। चलो मैंने ये बोला कि हम लोग वैल्यू ले रहे हैं क्या साइन एक्स वन, सपोज मैंने बोला कि ये पूरी वैल्यू क्या है, यहां से हम लोग बोले 1/2, ठीक है। मैंने एक केस ले लिया कि 1/2 है दोनों की वैल्यू, साइन x1 की वैल्यू भी 1/2 है, साइन x2 की वैल्यू भी 1/2 है। अब क्या आप बताओ कि साइन x1 इज इक्वल टू 1/2 अगर है तो x1 इज इक्वल टू x2 जरूरी है होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि 1/2 बहुत सारे एंगल्स की वैल्यू होती है साइन में। यहाँ पे ये एंगल ही तो है x1, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि x1 जो है क्या है वो π/6 भी हो सकता है 1/2 की वैल्यू आप देखोगे तो, ठीक है। या आप देखोगे तो x1 इज इक्वल, मैंने बोला x2 इज इक्वल टू 5π/6 ले लूं मैं अगर, तो क्या होगा इसकी, इस केस में भी साइन क्या होगा, साइन x1 होगा 1/2, इस केस में भी साइन x1 होगा साइन x2 होगा 1/2। साइन x1 इज इक्वल टू साइन x2 आ रहा है, बट x1 इज इक्वल टू x2 नहीं है, x1 नॉट इक्वल टू x2, इसलिए मतलब क्या होगा कि ये 1 तो नहीं है, ठीक है, ये 1 फंक्शन तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑन टू के लिए अगर आप देखो तो ऑन टू के लिए हम क्या बोल सकते हैं,
y इज इक्वल टू साइन एक्स मैंने ले लिया। अब अगेन अगर आप देखो तो y कैसे डिफाइन है, ध्यान देना इस चीज के ऊपर कि ये जो डोमेन रेंज दी हुई है फंक्शन की वो क्या दी हुई है, कोडोमेन जो दिया हुआ है ये रियल नंबर का है। मतलब रियल नंबर मतलब इसमें क्या हो सकता है, -2 भी होगा, -3 भी होगा, 8 भी होगा, 7 भी होगा, सारे नंबर्स होंगे। लेकिन एक बात बताओ, साइन की वैल्यू कभी -1 to 1 के बाहर जाती है? साइन की वैल्यू हमेशा -1 to 1 ही रहती है। तो दैट मीन्स कि अगर हम ये रियल नंबर के सेट को हम ले रहे हैं कोडोमेन, तो यहाँ पे इस केस में -3 अगर मैंने ले लिया एक नंबर, तो -3 के करस्पॉन्डिंग कोई प्री इमेज मिलेगी ही नहीं यहाँ पे। तो -3 के करस्पॉन्डिंग अगर कोई प्री इमेज नहीं मिल रही है, दैट मीन्स कि ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ग्राफिकल अगर हम लोग समझे, ग्राफ की हेल्प से अगर हम लोग समझे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इस तरीके से। देखो साइन का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ की, मान लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से एक लाइन अगर गई है, तो आप ये बताओ इस पूरी लाइन के लिए, इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि fx1 कोई भी पॉइंट, इस पूरे पॉइंट पे कोई भी दो, अगर इस पूरी लाइन पे कोई भी दो पॉइंट लो, तो y इज इक्वल टू fx अगर है, तो fx1 इज इक्वल टू fx2 होगा, यहाँ पे इस पूरी लाइन पे होगा। बट अगर आप देखो तो इस पॉइंट की मैं अगर बात करूं, तो इस पॉइंट पे जो वैल्यू है इस पूरे फंक्शन की, कोई x1 यहाँ पे है मान लेते हैं, और सेम वैल्यू यहाँ पे दे रहा है जिसके लिए x2 ये है। दैट मीन्स कि अगर आपको पता करना है 1 के बारे में, तो सिंपल सा क्या करो, जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन ग्राफिकल अगर करना है, तो फंक्शन के ग्राफ पे आप क्या करो, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, और देख लो कि अगर वो लाइन आपके ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो 1 फंक्शन तो नहीं होगा। अगेन अगर ऑन टू को देखना है आपको, तो ऑब्वियसली देखो क्या है, हमारे पास जो कोडोमेन गिवन है वो आर गिवन है, रियल नंबर का सेट। दैट मीन्स कि y का जो कोडोमेन है, y का कोडोमेन पूरा पूरा रियल नंबर का सेट है। लेकिन एक बात बताओ, y पे जो हम लोग को वैल्यूज मिल रही हैं वो कहाँ तक मिल रही हैं, खाली -1 से 1 तक मिल रही हैं। तो अगर दैट मीन्स कि 1 से ऊपर इधर और -1 से नीचे इधर पूरा खाली है, उसके करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यूज मिल ही नहीं रही हैं। दैट मीन्स बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे y में जिसके करस्पॉन्डिंग x नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये ऑन टू भी नहीं होगा। ये ग्राफिकल अप्रोच था प्रॉब्लम को समझने का। ठीक है, आप कॉम्पिटेटिव लेवल पे जाओगे तो देखो आपको ग्राफ्स के थ्रू बहुत सी चीजें आसान हो जाती हैं आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, fx इज इक्वल टू, f डिफाइन है रियल नंबर पे, fx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। अगेन अगर मैंने बोला कि ये साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x है, अब आप एक बात बताओ, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, आइडेंटिटी है ये तो हमारे पास गिवन है। तो दैट मीन्स कि fx तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ रहा है। fx अगर 1 आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, आप एक काम करो, एक ग्राफ ड्रॉ कर दो। पहले ग्राफ से भी समझा देता हूँ, फिर इसको हम लोग देखेंगे वैसे भी कैसे करना है। y इज इक्वल टू 1 हम लोग को मिल रहा है ना, तो y इज इक्वल टू 1 क्या होगा, ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ, तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, अब इस ग्राफ को अगर आप एनालाइज करोगे, ये पॉइंट 1 है, तो इस ग्राफ पे अगर देखो हम लोग को क्या करना होता है, 1 देखने के लिए क्या करना होता है कि x के डिफरेंट वैल्यूज पे y सेम मिल रहा हो, सॉरी x के अगर डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है, ठीक है, fx1 इज इक्वल टू fx2 हो रहा है। ठीक है, हम लोगों ने ले लिया क्या, fx1 इज इक्वल टू fx2। अब आप एक बात बताओ, x1 x2 अगर हम लोग इस तरीके से बोल रहे हैं, तो क्या fx1 इज इक्वल टू fx2 यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है। ये पॉइंट अगर आप लोगे तो इस पॉइंट पे भी 1 मिल रहा है, और ये पॉइंट अगर आप लोगे तो इस पॉइंट पे भी 1 मिल रहा है। y की वैल्यू fx1 की वैल्यू तो यही है, लेकिन क्या x1 और x2 सेम है, नहीं। दैट मीन्स कि दो डिफरेंट x पे भी हम लोग को सेम मिल रहा है y, तो दो डिफरेंट x पे सेम y मिल रहा है, तो 1 1 तो हुआ ही नहीं ये फंक्शन। ठीक है, अगेन आप इसको लैंग्वेज के टर्म में बोल सकते हो कि सिंपल सा, दैट मीन्स अगर हम बोले तो y की यहाँ पे क्या गिवन है, 1 है, तो अगर आप इमेज के फॉर्म में इस तरीके से अगर देखो
तो y का जो कोडोमेन है वो क्या है, रियल नंबर है। अगेन -2, -1, 0, 1, 2 सब कुछ आएगा, लेकिन खाली 1 के करस्पॉन्डिंग कोई मैपिंग मिल रही है हम लोगों को, 1 के करस्पॉन्डिंग ही मैपिंग मिल रही है। बाकी अगर हम कोई भी नंबर ले लें तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई मैपिंग हम लोग कोई यहाँ पे प्री इमेज नहीं मिल रही है, चाहे -1 हो चाहे -2 कुछ नहीं मिल रहा है। तो अगर बाकी सारे तो खाली बच गए ना, और खाली अगर बच रहे हैं कुछ भी तो ऑन टू भी नहीं होगा ये, ठीक है, ऑन टू भी नहीं होगा। और अगर आप ऑब्वियसली यहाँ पे कितनी भी वैल्यूज ले लो, मान लो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे x की वैल्यू 1, π/6 ले लिया, π/3 ले लिया, 0 ले लिया, पाई ले लिया, कुछ भी ले लूँ, सबके करस्पॉन्डिंग खाली एक ही नंबर मिलेगा 1 1 1। तो ये तो मैनी वन फंक्शन हो गया। इस साइड से 1 1 थोड़े हो रहा है, ये मैनी वन हो रहा है। यहाँ से अपोजिट भी देखोगे आप तो बहुत सारे नंबर बच रहे हैं, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद है यहाँ पे देखो, ये एग्जांपल आपको बहुत यहाँ से कुछ एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा कि ऑब्जर्वेशन कैसे क्यों रखनी है। क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 1 + x², ठीक है, ये इसमें हम लोग को बताना है। तो चलो अगर देखते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं हम, fx1 इज इक्वल टू fx2 है, ठीक है। तो मतलब 1 + x1² इज इक्वल टू 1 + x2² होगा। कैंसिल कर दिया तो क्या आ गया, x1² इज इक्वल टू x2²। तो बोल सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू क्या होगा, +-x2 होगा। +-x2 आ गया, -x के लिए भी तो सेम होगा, स्क्वायर है, ठीक है। अब एक बात बताओ, दैट मीन्स कि क्या हम लोग को मिल रहा है, हम लोगों ने क्या ले लिया, यहाँ से 2 नंबर ले लिए, ठीक है, x1 ले लिया और x2 ले लिया। ऐसे नहीं समझ में आएगा, चलो ऐसे लेते हैं, हम लोगों ने 4 ले लिया और यहाँ -4 ले लिया, ठीक है। 4 और -4 2 नंबर हैं, और दोनों का आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 16 ही आएगा। x1 x2 2 नंबर ले लिए, 4² और -4, इसका भी 16 आएगा, और 16 + 1 17 इधर ले लिया एक नंबर। तो देखोगे अगर आप तो 4 की भी मैपिंग इससे हो रही है, -4 की मैपिंग भी इससे हो रही है। तो क्या हो गया, ये 1 1 है, नहीं है, ये क्या होगा हमारे पास, मैनी वन फंक्शन है ये। अब अगेन उसके बाद अगर आप देखो, हम लोग को क्या करना है, ऑन टू बताना है। तो ऑन टू के लिए क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू 1 + x² है, तो x² क्या होगा, y - 1 होगा, ठीक है। x क्या आ जाएगा, अगर इस तरह से हम लोग देखें तो एक बात बताओ, रियल नंबर का सेट हम लोग को चाहिए x का, x हम लोग को रियल चाहिए, y अगर, क्योंकि इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर पे है, और ये भी रियल नंबर पे डिफाइन होता है। अगर मैंने बोल दिया आपसे कि y क्या है, 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, y अगर आप 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो तो क्या x रियल होगा, y की वैल्यू 1 से बड़ी कोई भी ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, तो √4 - 1, सॉरी 1 से बड़ी नहीं, 1 से छोटी, सॉरी y की वैल्यू का ले लो, <1 ले लो कोई भी नंबर। तो y की वैल्यू <1 अगर मैंने मान लो 1/2 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, √1/2 - 1 √-1/2। रियल है ये तो कॉम्प्लेक्स आ गया, नहीं आएगा। तो मतलब कि कॉम्प्लेक्स आ गया, दैट मीन्स ये रियल नंबर के सेट पे है ही नहीं। अगर हम बोले कि 1/2 मैंने ले लिया है अगर इस साइड पे, तो 1/2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई प्री इमेज मिलेगा ही नहीं। तो 1/2 के करस्पॉन्डिंग कोई प्री इमेज नहीं मिला, दैट मीन्स कि 1 से छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं उसके करस्पॉन्डिंग कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक गेम क्या करेंगे हम, f को हम लोग नेचुरल नंबर पे अगर डिफाइन कर दें, अगर सेम क्वेश्चन हो नेचुरल नंबर के ऊपर, fx इज इक्वल टू 1 + x², ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम ही बोलेंगे अगेन x1² इज इक्वल टू x2² है। अब एक बात, नेचुरल नंबर ही है, x क्या हम लोग को पता है नेचुरल नंबर, दैट मीन्स नेगेटिव का तो कोई सीन होने ही नहीं वाला है, खाली नेचुरल पे डिफाइन है। तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2, क्योंकि यहाँ पे खाली पॉजिटिव, आप देखोगे तो डोमेन के अंदर देखो या को डोमेन में देखो, खाली पॉजिटिव वैल्यूज ही ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे खाली पॉजिटिव वैल्यूज, इसमें भी खाली पॉजिटिव वैल्यूज, दोनों नेचुरल नंबर पे डिफाइन है। तो यहाँ पे ये 1 1 हो सकता है। तो इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि ये कोडोमेन डोमेन लिखा वो क्या हुआ है एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा था, एक सेट गिवन था ए 1 2 3 और हम लोग को क्या बताना था, ऑल वन वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। ठीक है, ये हम लोग को बताना था। ऑल वन वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या किया है, फंक्शन क्या हम लोगों को बताना है, यहां पे भी इधर भी यही रहेगा, इधर भी यही रहेगा। ठीक है, इधर फंक्शन होता है, ऑपरेट होता है। अब एक बात बताओ, नंबर्स क्या क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 है और इधर भी क्या आएगा, 1 2 3 ही आएगा। और गिवन कंडीशन हम लोग को है कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। तो अगर 1 1 होना चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है। तरीका ये होगा कि सबसे पहले तो आप क्या करो, एक केस ले लो जहां पे हम लोग 1 से 1 का ही कर रहे हैं। पहला केस हम लोगों ने ले लिया, 1 से 1 का कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो सकता है, एक केस बन सकता है ऐसा कि 2 का 2 से हो, 3 का 3 से हो, और दूसरा केस बन सकता है कि 2 का 3 से हो और 3 का 2 से हो। दैट मीन्स कि या तो ऐसा हो जाए एक केस, और दूसरा केस क्या हो जाए 1 2 3 1 2 3, ऐसा भी हो सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक केस बनेगा क्या, 2 2 से होगा और 3 3 से होगा, एक ये वाला केस बन जाएगा। और दूसरा केस क्या बनेगा कि 1 1 से हो और 2 3 से गया है और 3 2 से गया है। एक केस हम लोग को ये मिल गया यहां से। ठीक है, अब अगेन क्या करना है आप लोग को, दूसरी बार क्या करो, 2 को 2 से फिक्स कर दो। ठीक है, 2 को आपको क्या करना है, 2 से फिक्स कर देना है। तो अगर आप 2 को 2 से फिक्स कर दोगे तो बचा क्या, 1 और 3। तो क्या हो सकता है, अगेन मैंने क्या किया, 2 को 2 से फिक्स कर दिया। तो एक केस बन सकता है फिर कि यहां से आप देखो तो ये हो जाए और ये चला जाए। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है हमारे पास कि 1 का 3 से हो जाए और 3 का 1 से हो जाए। 2 को 2 से फिक्स करने के बाद अगेन 2 केस बनेगा, या तो 1 1 से हो, 3 3 से हो, और या तो 1 3 से हो, 3 1 से हो। फिर से 2 केस आ जाएंगे हमारे पास। उसके बाद थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड में क्या करो आप, 3 को 3 से फिक्स कर दो। ठीक है, अब अगेन क्या हो सकता है, या तो 1 1 से हो, 2 2 से हो, अदरवाइज 1 2 से हो और 2 1 से हो। ये केस आ गए, तो 2 केस इधर आ गए, 2 केस इधर आ गए, 2 केस इधर आ गए। तो तीनों के केस में आप देखो, इसको फिक्स करने पे 2 केस मिल रहे हैं, इसको फिक्स करने पे 2 मिल रहा है, इसको फिक्स करने पे 2, तो टोटल 6 केस इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो कई बार होगा कि 1 2 3 है, सेम था, तो कई बार मन में आएगा कि अच्छा 1 से 1 का, 2 से 2 से और 3 का 3 से। ये तो हम लोगों ने क्या किया, तीनों में एक एक बार कर दिया, तो अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, इसलिए हम लोग कर रहे हैं, उसको काउंट कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो ये 1 2 3 तो लिखा है, ये नंबर से यहाँ पे हम लोग को सेम भले दिख रहा हो, लेकिन ये ऑपरेशंस भी तो इस तरीके से ऑपरेट हो सकते हैं ना। इसलिए क्योंकि फंक्शंस के फॉर्म में हम लिखे तो हो सकता है कि 2 अलग अलग फंक्शंस है लेकिन वैल्यू एक्सेप्ट की वही आ रही है। ठीक है, मतलब 1 2 3 ही आ रही है, इसलिए हम लोग उसको काउंट कर रहे हैं टोटल सब में 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है f(r) to r और हम लोग को बताना है e⁻x एक फंक्शन है, f(x) = e⁻x। इसके बारे में बताना है क्या है कि ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, ये प्रूफ करना है हम लोग को। तो कैसे करेंगे देखो, अब ऑब्वियसली आपको पता है कि हम लोग लिख सकते हैं f(x1) = f(x2). ठीक है, तो अगर जब हम ऐसा लिखेंगे तो उस केस में क्या होगा, x1 = x2 होगा, ये लाना है हम लोगों को प्रूफ करके। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, e⁻x1 = e⁻x2, ये होगा।
अब ये बात आपको पता है बिल्कुल कि x1 और x2 का दो वैल्यूज हैं, कोई नंबर पे पावर है, e एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है, नंबर पे कोई पावर अगर लगी हुई है तो ऑब्वियसली यहाँ से बोल सकते हैं x1 = x2 होगा, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग को ऑन टू बताना है कि ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू नहीं है इसके लिए आप लोग अगर देखो तो हम क्या बोल सकते हैं कि y = e⁻x है। अब एक बात बताओ, x की वैल्यू हम लोग कुछ भी ले लें, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इवन अगर निगेटिव भी है तो भी ये क्या हो जाएगा 1/e⁻, मान लो e⁻² है तो क्या हो जाएगा 1/e⁻²। तो हम ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल कुछ भी वैल्यू आएगी ये या तो 0 या 0 से बड़ी आएगी, निगेटिव कोई नंबर हम लोग को नहीं मिलेगा y के वैल्यू में। दैट मीन्स निगेटिव कोई यहाँ पे मिलेगा ही नहीं वैल्यू हमारे पास। तो y के जितने भी निगेटिव वाले नंबर्स हैं, y की जितनी निगेटिव वैल्यूज है माइनस मतलब 0 से नीचे जितनी भी वैल्यूज मिल रही हैं सबके करस्पॉन्डिंग कोई हम लोग को प्री इमेज नहीं मिलेगी। यहाँ पर ग्राफ से समझना है तो ऐसे समझ सकते हो e⁻x का ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस ग्राफ में अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं सीधी सी बात, सेम कॉन्सेप्ट, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की, ठीक है, जहां पे ग्राफ डिफाइन है उसी वहीं पे कट बनाना है जिससे कि ग्राफ कट हो वहां पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो ये पूरा ग्राफ कोई भी लाइन ड्रॉ करें हम खाली एक पॉइंट पे कट करेगा, बस एक ही पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसको ये कट कर रहा हो, तो इसलिए 1 1 तो होगा ये। अच्छा, ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू को आपके लिए देखना क्या है कि ये फंक्शन जिसका ग्राफ, इस ग्राफ जिस एरिया में डिफाइन है, तो ग्राफ कहां से कहां तक डिफाइन है, 0 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक में डिफाइंड है कहीं ना कहीं ये, ठीक है। मतलब 0 से माइनस इन्फिनिटी तक का जो पोर्शन है, आप ये देखो ये आर पूरा आर हम लोग को लेना है कोडोमेन में, लेकिन हो क्या रहा है कोडोमेन का ये जो पोर्शन है यहां से यहां तक का पूरा माइनस इन्फिनिटी तक का ये वैकेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग कोई एक्स नहीं मिल रहा है, तो ये ऑन टू तो नहीं होगा यहां से, ठीक है। ये थोड़ा सा ग्राफ का आप लोगों को बता दूं, कॉम्पिटिटिव थोड़ा सा उस चीजों को एनालाइज करने का समझ में आ जाएगा। बोर्ड्स में क्वेश्चन करना तो आपको जो थ्योरेटिकल जो प्रोसेस है हमारा उसी से आप लोग सॉल्व कर दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4th क्वेश्चन, क्या है, फंक्शंस f और g गिवन है। f क्या है हमारे पास 1, 2, 3, 5 और 4, 1, ठीक है, और g गिवन है क्या 2, 3, 5, 1 और 1, 3, ठीक है। और क्या क्या हम लोग को बताना है, रेंज ऑफ f एंड g, रेंज ऑफ f एंड g ये बतानी है, और उसके अलावा फॉग एंड गॉफ को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में इसी तरीके से निकालना है, ठीक है। एंड फॉग गॉफ को हम लोग को लिखना है ऑर्डर्ड पेयर के ही फॉर्म में, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग, सबसे पहले क्या करो आप, f जो लिखा हुआ है हमारे पास, f जो लिखा हुआ है इसके लिए आप मैपिंग ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्या होता है a, b के फॉर्म में होता है, और a, b में a क्या होता है, ये प्री इमेज का पार्ट होता है, b इमेज का पार्ट होता है, डोमेन रेंज के तरीके से अगर आप देखो तो ये डोमेन का पार्ट होता है, ये रेंज का पार्ट होता है। तो क्या हो जाएगा 1 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 1, 3 एंड 4 है, ठीक है। और इसका रिजल्ट देखोगे तो आप 2, 5, 1 है, तो 2, 5, 1 ये क्या है, ये वैल्यू है हमारे पास f फंक्शन ऑपरेट होता है सपोज a to b में। तो कभी भी इस तरीके से हमारे पास आता है, या ऑर्डर्ड पेयर में अगर आप देखो तो रेंज जो होता है ना, वो रेंज a, b अगर लिखा है तो b जितने भी हैं वो हमारे पास रेंज होती है, यहाँ पे जितने नंबर आ रहे हैं b में वो रेंज होती है हमारे पास। तो अगर f की रेंज लिखनी है तो हम लोग लिख सकते हैं, रेंज के केस में क्या होगा, रेंज ऑफ f का रेंज क्या होगा 1 2 5, ठीक है। और रेंज ऑफ g अगर लिखना है तो g की रेंज क्या होगी हमारे पास 1 3 3, सिमिलरली तो 1 3 3 क्या है, 3 नंबर आ गया, तो 3 नंबर से मैं तो आप लोग लिख सकते हो सीधे 1 और 3, क्योंकि सेट के अंदर हम लोग लिखते हैं जब भी इस फॉर्म में तो पता है हम लोगों को कि रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो 2 नंबर्स अगर सेम है तो उसमें हम लोग एक ही बार 2 नंबर से अल्फाबेट अगर सेम आ रहे तो एक बार ही लिख देंगे उसको। तो ये आ गया एफ और जी का रेंज हमारे पास। इसके बाद क्या निकालना है, एफ ओ जी और जी ओ एफ, फॉग और गॉफ।
तो सबसे पहले चलो हम लोग निकाल लेते हैं क्या यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग फॉग निकाल लेते हैं। तो फॉग एक्चुअली है क्या, अगर आप देखोगे तो एफ जी है तो कहीं ना कहीं ये जी एक्स होगा, मतलब ये अगर फॉग लिखा है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या लिखा है, एफ ऑफ जी एक्स। दैट मीन्स जो जी वाला फंक्शन है, जी फंक्शन ये वाला है, इस फंक्शन में जो जो एक्स की वैल्यूज हैं हमारे पास, मतलब जो जो डोमेन के अंदर नंबर हैं उनका हम लोगों को ये पूरा ऑपरेट करना है। तो मैंने क्या बोला यहाँ से कि x जो है क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, यहाँ पे अगर आप देखो इसको तो x 3 वैल्यूज ले सकता है। x एक्चुअली या 3 लेगा या 1 लेगा और या तो 3 लेगा, ये 3 वैल्यूज, सॉरी ये तो रेंज है, x या तो 2 लेगा या 5 लेगा या 1 लेगा, ये 3 वैल्यूज ले लेगा, या तो 1 या 2 या 5, ये 3 वैल्यूज x ले सकता है। अब अगर ये 3 वैल्यूज ले सकता है तो मैं इसको लिख सकता हूं कि सबसे पहले हम लोग निकालेंगे f ऑफ g1, ठीक है। अच्छा अब देखो g1 के करस्पॉन्डिंग, g1 के करस्पॉन्डिंग अगर g1 है तो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, 3। दैट मीन्स कि ये क्या होगा, f ऑफ 3 इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखो इस वाले f फंक्शन में f ऑफ 3, जब f यहाँ पे x से 3 आ रहा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 यहाँ पर, ठीक है। तो पहला हम लोग अगर हम बात करें फॉग की केस में, तो फॉग के केस में जो ऑर्डर्ड पेयर हम लोग को मिलेगा, पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू हम लोगों ने क्या रखी 1 और उसका फाइनल आंसर क्या मिला 5, ठीक है। तो मतलब 1,5 हो गया पहला पेयर, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो अगेन हम लोग x की क्या वैल्यू फिर रखेंगे, 2 रखेंगे, तो x की वैल्यू जब 2 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, f ऑफ g2 हो जाएगा। और f ऑफ g2 का मतलब g2 पे क्या वैल्यू दे रहा है, g2 पे वैल्यू 3 दे रहा है, तो मतलब ये हो गया f ऑफ 3। f ऑफ 3 पे भी अगर देखो तो क्या आएगा, f ऑफ 3 पे वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है, तो अगेन ये 5 हो गया। अब यहां से देखो 2 हम लोगों ने रखा था तो भी 5 मिल रहा है, तो दूसरा पेयर होगा हमारा 2,5, ठीक है। 5 अगर हम लोग वैल्यू x की रखते हैं तो क्या यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ g5, ठीक है। अब अगर ये g5 आ गया तो यहां से हम क्या बोलेंगे इसको, g5 अगर देखो आप तो g5 पे क्या वैल्यू दे रहा है, 1 दे रहा है, तो यहां से हो गया f ऑफ 1 और f1 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू दे रहा है 2, तो फाइनल आंसर इसका 2 है। तो मतलब 5 हम लोग ले रहे हैं तो 2 वैल्यू, 5 इनपुट दे रहे हैं तो 2 आउटपुट मिल रहा है, तो तीसरा पेयर हो गया 5,2। तो ये हमारा फॉग के अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया 1, 5, 2, 5 और 5, 2, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें अगेन गॉफ को देखते हैं, तो गॉफ को अगर आप देखोगे तो क्या होगा, गॉफ के केस में अब ये हो गया g ऑफ fx, ठीक है। अब ये अगर g ऑफ fx है तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि x क्या क्या वैल्यू लेगा, अब वो x वो वैल्यूज लेगा जो f के डोमेन में है, क्योंकि यहाँ fx की बात हो रही है। तो f के डोमेन में क्या क्या नंबर्स है, 1 है, 3 है और 4 है, 1, 3, 4 3 नंबर्स हैं, तो 1, 3, 4 ये 3 नंबर्स ले लिए x ने यहाँ पर। अब अगर सबसे पहले हम लोग 1 रखें तो क्या हो जाएगा, ये g ऑफ f1, ठीक है, g ऑफ f1, तो 1 के करस्पॉन्डिंग f1 में देखो f1 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू देगा हम लोग को, फाइनल 2 आंसर देगा, तो ये हो गया g2। अब 2 के करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है, g एट लास्ट फाइनल 3 मिल रहा है, तो ये आ गया 3 हमारे पास। तो यहां से हम लोगों ने देखो इनपुट क्या लिया था 1, आउटपुट मिल गया 3, तो अगर गॉफ को आप लिखोगे पेयर के फॉर्म में तो पहला पेयर क्या हो जाएगा, इनपुट 1 आउटपुट 3, तो 1,3 हो गया पहला पेयर। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू 3 लेंगे तो g ऑफ f3 मिलेगा। अगर अच्छा f3 अगर हम लोग लें तो f3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे रहा है 5, तो ये हो गया g5, और 5 को अगर आप देखो तो g5 क्या वैल्यू दे रहा है एट लास्ट 1, तो ये आंसर आ गया यहाँ से 1। इनपुट दे रहे हैं 3 तो आउटपुट मिल रहा है 1, तो इनपुट दे रहे हैं 3, आउटपुट मिल रहा है 1, सेकेंड पेयर ये हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे 4 रखेंगे, तो g ऑफ f4 अगर रखते हैं तो क्या होगा, g ऑफ f4 के केस में f4 देखो क्या मिल रहा है हम लोग को, f की वैल्यू 4 रखते हैं यहाँ पे x की, तो
आउटपुट मिलेगा 1, तो ये हो गया g ऑफ 1। अब g1 को देखो, g1 रख रहे हैं तो आंसर मिल रहा है 3, तो ये मिल गया 3 हम लोग को। मतलब क्या होगा कि 4 के साथ 3 मिल रहा है, तो 4,3 हो गया ये लास्ट। तो इस तरह से आप लोग को ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जब ऐसे क्वेश्चंस हम लोग को गिवन होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग को मिल रही है। गॉफ की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली और फॉग की वैल्यू हम लोगों ने इस तरीके से निकाल ली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारे पास। अब एक और लास्ट क्वेश्चन था हमारे जो गिवन था, देखते हैं उसको भी। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन था। देखो एफ की डिफाइन है क्या R2R में, और एफ एक्स क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3। ये फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स का। ठीक है, और फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, और हम लोग को एक वैल्यू दी हुई है क्या जी भी R2R डिफाइन है, और एक स्पेसिफिक वैल्यू बस दी हुई है जी की, क्या जी 5/4 पे क्या है 1 दे रहा है हम लोगों को। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, गॉफ R2R is a constant function। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, मोस्टली जो स्टूडेंट्स की मिस्टेक होती है वो ये क्या सोचते हैं कि जी क्या है 5/4 1 है, तो इसको हम लोग वो लोग क्या बोल देते हैं कि यहाँ पे क्या है जी कांस्टेंट हो गया सीधे, जी अगर 1 दे रहा है तो नहीं। इसका ये मतलब होता है कि जी की वैल्यू, जी कोई फंक्शन होगा, हो सकता है कुछ भी हो, हम लोग को नहीं पता क्या फंक्शन है जी, लेकिन जी जो है 5/4 वैल्यू पे, मतलब जी एक्स जो फंक्शन अगर है तो x की वैल्यू 5/4 पे वो वैल्यू 1 दे रहा है। जिस तरीके से अगर मैं बोलूँ साइन एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ है, मान लो ये एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, अगर आपको लिखा हुआ है एफ पाई बाई 3 या एफ पाई बाई 6 1/2 है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया 1/2 वैल्यू दे रहा है। एक्चुअल फंक्शन तो साइन एक्स था, एक्स की वैल्यू रखने पे ये वैल्यू आया, तो स्पेसिफिक बस एक वैल्यू पे ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ऐसा ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, पहले एक्स को चलो एफ एक्स को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, एक रिजल्ट एक, अब यहाँ पे देखो क्या है, कई सारे टर्म्स लिखे हुए हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको जितना सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं करेंगे। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज होगा। देखो तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स को सिंप्लीफाई अगर करें तो ये है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई कुछ लिखा हुआ है, प्लस कॉस एक्स कॉस वाई कुछ है। ठीक है, अब एक बात थोड़ा सा हम लोग देखिएगा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हम लोग को ये बात पता है कि साइन स्क्वायर कहाँ कहाँ आता है, किस किस फॉर्मूले में साइन स्क्वायर आ सकता है हमारे पास। एक तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में आता है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर कुछ दिया नहीं है। एक दूसरा फॉर्मूला आता है कॉस 2x का, कॉस 2x के फॉर्मूले में 1 - 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर x चाहिए हम लोग को, तो क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फायदा क्या होगा उसका कि इसको भी हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्क्वायर हट जाएगा। स्क्वायर थोड़ा सा क्या होता है, सॉल्व करने में क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो स्क्वायर हम लोग हटाने वाले हैं। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी जाएगा, तो ये भी दोनों कॉस में कन्वर्ट हो गया, और ये भी क्या आ गया 2 cos a cos b। अगेन यहाँ से फिर हम लोग एक सिंप्लीफाइड रिजल्ट निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, चलो 1/2, और यहाँ आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस 2 cos x प्लस पाई बाई 3। ठीक है, अब यहां से मैंने इसको लिख दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स देखोगे तो 1 - cos 2x होता है, तो ये हो गया 1 - cos 2x, मतलब सीधा 2x प्लस
2 sin स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 क्या होता है? अगेन वही हो जाएगा 1 माइनस 2 cos 1 माइनस cos 2x। cos 2x करोगे जब तो ये क्या आ जाएगा? 2x प्लस पाई बाई 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, यही आएगा, ठीक है। प्लस यहां पे क्या हो जाएगा? 2 cos a cos b। तो 2 cos a cos b किसका फॉर्मूला होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है। तो cos a प्लस b करोगे तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस पाई बाई 3 x प्लस पाई बाई 3 आ गया, प्लस cos a माइनस b तो क्या आ गया? cos x माइनस पाई बाई 3। तो cos माइनस पाई बाई 3 मतलब cos पाई बाई 3 ही होगा, तो मैंने इसको सिंपल पाई बाई 3 लिख दिया, ठीक है। अब यहां से देखो ये क्या आ जाएगा? ये 1 है, ये 1 है, और cos पाई बाई 3 होता है 1/2। तो 1 प्लस पाई 1/2 कितना हो जाएगा? 5/2। और यहां पे क्या आ जाएगा? ये माइनस cos 2x प्लस पाई बाई 2 पाई बाई 3 प्लस cos 2x प्लस पाई बाई 3, ठीक है, ये आया। अब क्या करते हैं, चलो इसको मैंने क्या किया, ये वाले जो पूरा टर्म है ये दोनों को एक साथ ले लिया, तो माइनस बाहर गया तो ये उधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 मतलब 2x प्लस 2x बाई 2, तो ये हो गया 2x प्लस c माइनस डी बाई 2, तो 2x माइनस 2 पाई बाई 3 बाई 2, तो 2 पाई बाई 3 बाई 2 मतलब पाई बाई 3 ही होगा, तो ये आ गया प्लस पाई बाई 3, ठीक है। प्लस cos 2 cos c प्लस डी बाई 2 प्लस cos 2x प्लस पाई बाई 3 यहां पर इस तरह से आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, अच्छा सॉरी यहाँ पे देखो एक चीज भूल गए, cos c प्लस cos d था तो 2 cos c प्लस d बाई 2 होता है, प्लस टू cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, तो cos c माइनस d बाई 2 वाला टर्म यहाँ पे भूल गया है, तो cos c माइनस d बाई 2 का देंगे तो क्या आएगा? 2x माइनस 2x कैंसिल, माइनस 2 पाई बाई 3 बाई 2 बचेगा, तो 2 पाई बाई 3 बाई 2 क्या आ जाएगा? पाई बाई 3 बचेगा, तो ये इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन ये हो गया, प्लस cos 2x प्लस पाई बाई 3, ये रिजल्ट फाइनल आ गया। अब यहां से देखो ये क्या होगा? cos पाई बाई 3 क्या होता है? 1/2, 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 है और 1/2 1 आ गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास? माइनस ऑफ cos 2x प्लस पाई बाई 3 प्लस बाहर ये 2x प्लस पाई बाई 3 पहले से है, तो मतलब क्या होगा कि ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो गया, फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया? 1/2 इंटू 5/2, दैट मीन्स 5/4। अब हम लोग को क्या समझ में आता है यहां से देखो कि f ऑफ हम लोग निकालना है हम लोगों ने fx की वैल्यू, तो fx क्या आ गया हमारे पास? 5/4 आ गया, ठीक है। मतलब ये कांस्टेंट fx को हम बोल सकते हैं कि अच्छा ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब एक बात बताओ, f की वैल्यू x पे 5/4 है, तो मतलब क्या हो गया कि x हम लोग कुछ भी ले रहे हैं, x की वैल्यू हम लोग कुछ भी ले लें, मान लेते हैं 1 2 3 कुछ भी ले रहे हैं, तो फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 5/4 तक आ रही है। और उसके बाद फिर हम लोग को क्या गिवन है? g की वैल्यू क्या है? 5/4 पे ही g की वैल्यू क्या है? 1 है। तो मतलब क्या हुआ यहाँ से अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर आप देखो तो हम लोग को क्या निकालना है? गॉफ। तो गॉफ का मतलब क्या होता है? g ऑफ fx होता है, ठीक है। अब fx की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल ली? 5/4। तो fx अगर 5/4 है तो अब हम यहां से बोल सकते हैं ऑब्वियसली कि ये फंक्शन है यूनिवर्सल, मतलब fx कुछ भी हो,
एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, ये बनेगा जो वैल्यू ये G5/4 ही बनेगा फाइनल, ठीक है, गॉफ की वैल्यू। तो G5/4 क्या दिया हम लोग को 1, दैट मीन्स अब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या यूनिवर्सली हर वैल्यू के लिए, एक्स की हर वैल्यू के लिए ये 1 ही आ रहा है, एक्स कुछ भी रखो फाइनल गॉफ की वैल्यू 1 ही आएगी। तो अगर ऐसा होगा तो हम ये बोल रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ये कांस्टेंट फंक्शन हम लोग को मिल गया, कि वैल्यू y की कांस्टेंट आ रही है हमेशा हर केस में, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने अभी कंपोजिशन पे और 1 और 2 के ऊपर देख लिए, और इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे इनवर्स का टॉपिक, ठीक है। इनवर्स ऑफ द फंक्शन हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे।